हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं जो हूँ आजकल आप लोगों के लिए जो है यूजीसी नेट का जो है लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और यूजीसी नेट का जो है लेक्चर, उसमें हम अभी हिस्ट्री कर रहे थे और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। ये आपको पता है। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको क्वालिटी कंटेंट जो है हिस्ट्री के लिए जो है मिलता है। और साथ ही साथ हम आज पेपर 1 की जो मैथ्स वाला सेक्शन होता है, जिसमें डीआई वगैरह आता है, रीजनिंग आता है, उसको करने वाले हैं। और उसको करने वाले ऐसे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि उसमें आपको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जो है ना थोड़ा पढ़ा दिया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो एक अच्छा जो है कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप कम से कम जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम, मिनिमम 6 से 7। ठीक है, और ये जो पेपर है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का है। कब का? 2019 का। ठीक है, दिसंबर साइकिल का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और ये मेरा ही पेपर है, मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे कि इस वाले पर्टिकुलर पेपर में जो है ना 11 या 12 जो है मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब 11 आउट ऑफ 50। आप समझ रहे हैं कि ये 11 के 11 आप सही कर देंगे तो 22 नंबर आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। और उस साल उस पर्टिकुलर ईयर जो है यूजीसी नेट का कट ऑफ करीब 150 गया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, पर 150 के आसपास जो है उस समय कट ऑफ गया था आउट ऑफ 300। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस 50 नंबर में ऑलमोस्ट आधा जो है मार्क्स इस 50 क्वेश्चन में जो है ये 11 क्वेश्चन जो है ईजिली जो है आपको मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये 11 क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हैं तो ईजिली अच्छे खासा चांसेस हैं कि 39 में से आप 20 तक तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, हाँ, और बाकी अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की तरह जो है मैं अलग जो इसके सेक्शंस हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, और जो भी अलग अलग सेक्शन में कम्युनिकेशन से सवाल आता है, कंप्यूटर से सवाल आता है ना, या फिर जो एक कॉम्प्रिहेंशन आता है वो 5 क्वेश्चन जो है उससे भी रहता है, उसको करना है। तो आप अगर चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम वो वाला सेक्शन भी आपको सॉल्व करके ऑन स्क्रीन जो है दिखाएंगे लाइव। ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व करते हैं, और आपको तरीके भी बताऊंगा कि कैसे जो है सॉल्व करते हैं। और उसमें उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वो भी साथ साथ पढ़ाऊँगा आपको। तो थोड़ा सा आउटसाइड नॉइज़ जो है आज आएगा, और चूँकि मेरा रूम जो है वो सड़क के किनारे है तो इसलिए थोड़ा सा आउटसाइड नॉइज़ जो है आ जाएगा। दिन में रिकॉर्डिंग करने से थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको इग्नोर करें। और आपके पास समय नहीं है, कम है समय, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी समय मिले उसमें मैं रिकॉर्डिंग करके जो वीडियोज़ आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए जो है ना, देखिए, आप अगर यूजुअली वैसे भी अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहें तो आपको मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है मैथ्स रीजनिंग में, मतलब बेसिक जो है आपको मैथ्स आनी चाहिए। बेसिक जैसे कि आपको रेशियो, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो आना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आपको परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, ये 2 चैप्टर भी मिनिमम आपको अगर अच्छे से आता है ना तो आपका 5 से 5 क्वेश्चन जो है डीआई का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीआई का क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर जो है बेस्ड होता है। ठीक है, और भी अगर जैसे आपसे ये सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कम देखा है मैंने, यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट ही पूछते हैं। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें कोडिंग डिकोडिंग वगैरह पूछते हैं, ये एक आधा क्वेश्चन उसका रहता है, वो भी मैं बताऊंगा, उसके भी रूल्स जो है मैं बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका देखिए रेशियो प्रोपोर्शन से है। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसमें ये जो सवाल है इसमें ये कहा गया है कि 2 नंबर्स, 1 मिनट मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो 3:7 का ये क्या होता है रेशियो? 3:7 मतलब ये 3/7 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इतना है। ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3/7। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? इफ़ 8 इज एडेड
टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो ये बन जाता है कितना 5, इनका जो रेशियो है वो 5:9 हो जाता है। ठीक है, 5:9 हो जाता है रेशियो। तो अब देखिए कि ये इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि आपको दे दिया गया है कि 3:7 इसका एक रेशियो है, इस नंबर में है। ठीक है ना, तो आप इसमें x लगा दीजिए, क्योंकि आपका एग्जैक्ट वैल्यू इसका जो है आपको नहीं पता है, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, आपको ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, जो जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं वो करनी पड़ेंगी कि बराबर के इधर उधर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 27x हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है प्लस 72, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35x प्लस 40। ठीक है, अब आपको पता है कि बराबर के इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा और इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 72 माइनस 40 इज इक्वल टू 35x माइनस 27x। ये बहुत बेसिक एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एकदम बेसिक से जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है एक एक ऑपरेशन को जो है करते हैं। ठीक है, यूजुअली जो हिस्ट्री के बच्चों का मैथ्स ख़राब होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एकदम बच्चे की तरह जो है बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता के। ठीक है ना, आप ऐसा ना समझे कि मुझे नहीं आता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, मैं तो डायरेक्ट आंसर बता देता आपको। ठीक है, पर क्या है कि आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इतने स्टेप्स जो है लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आप इसको जो है ये इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाएगा, है ना, क्या होगा, तो आप x इज इक्वल टू 32/8 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4। आपको x की वैल्यू पता चल गई, तो आप कहेंगे कि सर फिर x का क्या करें, तो x की वैल्यू से आपको क्या निकालना है, नंबर्स। ठीक है ना, जो नंबर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में जो नंबर्स हैं वो क्या हैं। आपको सिर्फ रेशियो दिया गया था और कहा गया था कि इसमें ऊपर नीचे दोनों में 8 जोड़ दिया गया है, तो ये इतना रेशियो बन गया है, पर आपको ये वाला नंबर जो है बताना है कि दोनों जो है ये एक्चुअल नंबर क्या है। ठीक है, तो आप एक्चुअल नंबर हमने क्या माना था 3x/7x। ठीक है, तो 3 अपॉन, और इसमें जो है x का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये भी मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या हो जाएगा ये 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। ठीक है ना, तो जो रियल में नंबर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पेपर है और मैंने यही चूज़ किया था। ठीक है ना, अब देखिए एक एक जो है क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको डिस्कस करके जो है बताऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा और इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर टिक करते चलूँगा और आपको ना समझ में आए तो फिर बताइए। ठीक है, बताइए इन द सेंस क्या कि आप जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा वो कंसेप्ट आपको समझा दूँ। ठीक है, और हम जो हैं कम से कम 4 से 5 पेपर जो है कम से कम हम करने वाले हैं मैथ्स रीजनिंग के। ठीक है, और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के। ठीक है, और आपको जो कॉम्प्रीहेंशन है वो भी पढ़ा दूंगा मैं 4-5 जो है प्रीवियस ईयर के माध्यम से। और हिस्ट्री जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, और हिस्ट्री के भी जो है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को छाँट के जो है एक एक लेक्चर के थ्रू जो है मैं एक पेपर को डिस्कस कर दूंगा। जैसे एक पेपर में 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं तो उसमें मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन अगर मॉडर्न से हैं तो 25 क्वेश्चन मैं एक बार उठाऊँगा। अगर 30 क्वेश्चन जो है एंशिएंट से हैं तो 30 क्वेश्चन मैं एंशिएंट से एक बार उठाऊँगा। ठीक है ना, 35 क्वेश्चन अगर मेडिवल से है तो 35 क्वेश्चन एक बार उठाऊँगा। ठीक है ना, और जिनकी संख्या कम होगी उनके साथ मिसलेनियस वाले सवाल जो है उठा लेंगे, जैसे हिस्टोरियोग्राफी से जो सवाल पूछते हैं वो सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है आपको कि अ सम ऑफ 2000 यील्ड्स 180। ठीक है ना, विथ सिंपल इंटरेस्ट इन 9 मंथ्स। ठीक है, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपसे पूछ रहा है क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। ठीक है,
ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। P होता है यहाँ पर प्रीमियम, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और T होता है टाइम, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक जो है फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि दिया क्या क्या हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 180 रुपये सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट डाल दीजिए। P आपका सम जो है मनी वो इतना है, प्रीमियम जो है आपका 2000 रुपये था, ठीक है। रेट आपसे पूछ रहा है, रेट जो है दिया नहीं है, तो R को R ही रहने दीजिए। T कितना कह रहा है, 9 मंथ्स है। अब आप एक साल को अगर 12 महीने में बांटे तो 12/12 होगा। अगर 9 महीने में बांटेंगे तो कितना होगा, 9/12 होगा, ठीक है। कोई भी अगर एक साल है, 1 ईयर है, तो ये कितना होता है 12/12। अगर 9 मंथ्स है तो 9/12 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9/12 डाल दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जो है 100 है तो 100 है, आप काट दीजिए इसको, इससे ये काट दीजिए, 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका 3 और ये 5, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, ठीक है ना। और इससे आप काट दीजिए 3 बार में, ठीक है। फिर इससे जो है आप काट दीजिए 3 6 जा 18 और 0 है तो 0, ठीक है ना। 5 है तो 5 को काट दीजिए, 5 12 जा या 12 5 जा कितना 60, ठीक है ना। तो R यहाँ पर बचा हुआ है और 12 बचा हुआ है, तो R = 12%, ठीक है ना। 12% वाला ऑप्शन आप कहाँ है, ये 4, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना कि ये बराबर के इधर उधर कैसे काटते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे x है, ये देखिए xy है इज इक्वल टू p/q है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि इसको इससे डिवीजन कर सकते हैं, इसको इससे डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। और बराबर के इधर उधर जब मल्टीप्लाई करना होगा तो क्रॉस, ठीक है ना, ये क्रॉस, ठीक है। और डिवीजन करना होगा तो सीधे सीधे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बराबर के अगर बराबर के इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है ना। ये आपका इसका जो है कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर सवाल है, आप देखिए इस कॉमन सेंस का सवाल है कि इफ़ A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखा जाता है बेटा, तो अगर B हम लिखेंगे तो क्या कह रहा है कि B का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A, तो मतलब 1/A, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि B इज, देखिए यहाँ B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। मतलब ये जो B है ये C का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान के चलिए अगर हम B को एज इट इज लिखें तो C इसका उल्टा होगा, या फिर अगर आप इस तरह से करें कि अगर आपको ये सीधा रखना है तो ये 1/B हो जाएगा और ये A हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको देखिए पहला वाला जो है आपके लिए सिंपल है, और पहला वाले से मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला कह रहा है कि A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है ना। तो B को सीधे सीधे रख दीजिए, और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/A कर दीजिए, ठीक है ना, उल्टा है, ठीक है ना। मतलब B अगर बढ़ रहा है तो A घट रहा है। इसका सिंपल मतलब ये होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है तो B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, और ये 1/, में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि B जो है वो C का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये C को आप इन्वर्स कर देंगे, मान के चलिए अगर हम ये C ऐसे अगर लिखते, ठीक है, तो अगर C बढ़ता तो B घटता, और B जो है अगर C घटता तो B बढ़ता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि बात ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। अगर ये उल्टा लिख रहे हैं तब भी जो है बात एक ही है, और ये सिंपल मेथड है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C 1/B प्रोपोर्शनल A, ठीक है ना, ऐसे भी, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अब ऑप्शन चुनिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, देखिए
ए जो है वो सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बी को इसमें से हटा देंगे तो डायरेक्टली है ना, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। हाँ सही बात है, देखिए ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की तो इधर चर्चा ही नहीं हुई है। कांस्टेंट की चर्चा तब होगी जब हम इसके बीच में इसको हटा के बराबर देंगे, है ना, तब कांस्टेंट के लगाएंगे, ठीक है ना। तो कांस्टेंट की तो चर्चा ही नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी। बी सी किधर से आया भाई, इधर तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो ही नहीं रहा है, और जब तक हम इसको कांस्टेंट रख के इसको बराबर के इधर उधर नहीं करेंगे तब तक इसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपका ऑप्शन जो है बी सही है, मतलब सॉरी सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ठीक है। इसमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाय 6। आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन होता है ना, अनइम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है मैथ में, आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यूजुअली जो है आपके काम को बढ़ाने के लिए वो लोग जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि कह रहा है कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो 3 से जो है डिविजिबल है, मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 6 से डिविजिबल है। जैसे 3 4 5 है ना, तो 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन 60 है, तो ये डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज एम्बेडेड हेयर, ठीक है ना। मतलब ये देखिए, ये मैथ्स का सवाल नहीं है, ये एक्चुअली जो है आपके रिसर्च से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए जो है ये क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको रिसर्च के क्वेश्चंस है इसलिए भी जो है मैं बता रहा हूँ। हालांकि रिसर्च के क्वेश्चन मैं अलग से एक बार डील करूँगा, पर यहाँ पर चूंकि ये मैथ्स का है तो मैं, हो सकता है आपको कभी अगर ऐसे सवाल पूछ दिए जाएँ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, चलिए इसमें क्या करेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग फिर क्या होता है। अब सारे ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअली में क्या कह रहा है। देखिए एक्चुअली में ये कह रहा है कि ये एक नियम दे दिया गया है कि कोई भी 3 इंटीजर्स हैं जो कुछ भी हो इनका प्रोडक्ट x, और x जो है ना वो 6 से डिविजिबल होंगे, सॉरी हाँ 6 से जो है डिविजिबल होगी। ये एक नियम आपको दे दिया है, ठीक है ना, ये एक लॉ दे दिया गया है, और इस लॉ को आपको इम्प्लीमेंट करके इसके बेसिस पर जो है आपको जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस बनानी है, ठीक है। तो इस तरह का जो रीजनिंग होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग होता है, ठीक है ना। डिडक्टिव रीजनिंग होता है, इसमें क्या है कि कोई भी एक गिवन लॉ या फार्मूला दिया जाता है, उसके हिसाब से आप अपना हाइपोथेसिस जो है बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली, हाइपोथेसिस एक ऐसा आर्गुमेंट होता है जो एक्चुअली में अभी प्रूवन नहीं है, आप प्रूव करते हैं उसको, मतलब आप ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। हाइपोथेसिस लॉ वो होता है जो प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जो डिफरेंस समझे। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, फिर ये आपका आंसर सही है, ये वाला ए नंबर, ठीक है, ये आंसर आपका सही है। इंडक्टिव रीजनिंग फिर क्या होता है, तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि ये देखिए, ये टॉप डाउन अप्रोच है। क्या है, टॉप डाउन। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि आपको कोई नियम दे दिया है, यही नियम जो है आपको डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट लोगों पर जो है अप्लाई करना है, ठीक है ना। और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि नीचे से आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको ऊपर की तरफ उससे एक लॉ बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है हमारा ये वाला रीजनिंग है, और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो ये वाला रीजनिंग है। इसमें क्या है, बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर जो है एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। तो यहाँ पर डेटा तो कलेक्ट करना नहीं है आपको, ऊपर से जो है लॉ दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है कि ऐसा है, ठीक है ना। हालांकि ये सॉल्व नहीं करना है आपको, है ना, ये इसके बेसिस पर आपको बताना है कि किस चीज़ का जो है वो है, ठीक है ना। नॉन वर्बल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉन वर्बल में क्या है, विजुअल्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। विजुअल्स दिए जाएंगे, जैसे डाइस वगैरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो सब नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है ना। या फिर आपको दे दिया जाएगा वो कि भाई ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, तो नेक्स्ट कौन सा सिंबल आएगा, ठीक है ना। ये सब जो है नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। ऑब्डक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसमें क्या है कि एक लॉजिक से जो है ना थ्योरी जो है बनाई जाती है, ठीक है ना, और उससे जो है किसी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है।
तो आप समझ गए हैं कि क्या है चीज़ें सारी, ठीक है। हालांकि ये सब जो है ना, अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा आपको तो रिसर्च एप्टीट्यूड में मैं ये सारी चीज़ें जो है डील करूंगा आपके लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 क्लास आपके रिसर्च के लिए जो है, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए जो है कर लूँ, जो हिस्ट्री स्पेसिफिक जो है आपके लिए होंगे। और वहाँ से मैं ये भी बताऊँगा कि आप जो है अपनी रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करेंगे, या फिर आप जो है रिसर्च में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें जो है मैं उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में फिर वैसे ही डिस्कस करूँगा कि बेहतर जो है टीचिंग लर्निंग आउटकम्स को कैसे जो है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का जब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ जाए ना और आपको समझ में नहीं आए कि क्या करना है, तो आप सिंपली क्या करिएगा, ऐसे ABCD लिखिएगा, ABCDEFGHIJKLM, फिर इधर से उल्टा OPQRSTUVWXYZ, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये मैं इसलिए लिखने के लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि इससे जो है ना आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। गलत नहीं होने का मतलब क्या है कि अभी देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। इस वाले अगर जो कोडिंग दी गई है, इसमें अगर आप देखें कि ये जो कोडिंग है इसमें क्या किया गया है एक्चुअली में, ये इसको देखिए आप, एस के बदले क्या लिखा गया है, आर, ठीक है ना। एस देखिए कहाँ है, एस जो है आपका कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये एस है, और इसके बदले क्या लिखा गया है, आर, मतलब इससे एक जो है कम लिखा गया है, ठीक है। ओ के बदले क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ठीक है ना। ओ के बदले 5, अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। या फिर अब ओ के जगह पर 5 लिखा गया है और बाकी जगहों पर देखिए ये नंबर है, सब बाकी जगहों पर क्या है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है, और ओ की जगह पर खाली जो है आपके नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसमें देखिए क्या चीज़ है कि इसके लास्ट वाला डिजिट ना लिखा हुआ है यहाँ पर, और दोनों ही जगह वैसा ही है। आप देखिए कि यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है ओ के बदले, और यहाँ पर भी ओ के बदले 5 लिखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन कैसा होगा कि अगर क्रोम लिखा हुआ है तो सबसे पहला एलिमिनेशन का मेथड ये होगा कि ओ कहाँ पर है, तो बीच में है, तो बीच में जो है कौन से जो हैं जिसमें बीच में 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये तो गलत हो गया ऐसे ही, क्योंकि इसमें सेकंड नंबर पर 5 है, ठीक है। अब बाकी की बात करते हैं फिर, ठीक है। बाकी में क्या है कि आप देखिए फिर एल के ऊपर आइए, एल के बदले क्या लिखा हुआ, के, मतलब जस्ट पीछे वाला 12 से 11 नंबर वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए यू के बदले क्या लिखा हुआ है, टी, ठीक है ना, यू के बदले टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से टी के बदले जो है क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ठीक पहले वाला, ठीक है। उसी तरह जो है आई के बदले जो है एच लिखा हुआ है, ठीक पहले वाला, ठीक है। एन के बदले एम लिखा हुआ है, ठीक पहले वाला, ठीक है। इस तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि हर जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के जो है पहले वाले जो है उससे ठीक पीछे वाला जो है अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। जैसे सी है तो सी से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो बी। तो आर से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो क्यू, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये तो बी एस वाला है, इसको हटा दीजिए फिर, है ना। आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बस ये होगा या फिर ये होगा। फिर आगे चलिए, आगे बढ़िए। फिर एम के बदले क्या आएगा, एम से पहले वाला मतलब एल, ठीक है ना। यहाँ पर फिर 5 आएगा, आपको पता ही है कि ओ के बदले 5 आएगा, एम के बदले एल आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए फिर कि बी क्यू 5 और एल किस में आया है, पहले इसमें आया है, ये वाला ख़त्म, ठीक है ना। अब इससे आगे आपको जांचना ही नहीं है, क्योंकि आपका आंसर जो है आ गया है ऑलरेडी। तो अगर आप जांचना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर आगे भी कर लीजिए भाई। ई के बदले क्या आना चाहिए, ई के बदले डी आना चाहिए, तो डी है इसमें, है, देखिए, ठीक है। इस तरह से जो है आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जो है वो कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जो है आपसे बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब पर जो है आप किसी भी एक जो एसएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं ना, कोई भी एक टीचर का जो है आप कोडिंग डिकोडिंग का जो है वो लेक्चर देख लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़े बहुत, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको इसके जो है प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। कभी क्या होता है कि कभी इसमें इसका जो है तीसरा वाला नंबर दे देगा, कभी 5 जो है जोड़ के जो है वो वाला जो है डिजिट यहाँ दे देगा, ठीक है ना। कभी 10 जोड़ के, कभी 15, कभी इसका उल्टा दे देगा। इसका उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका उल्टा
जो है नंबर में क्या होता है एच, ठीक है ना। तो इसकी बजाय इसके जगह पर एच लिख देगा यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे इसके नियम होते हैं जो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जब आप एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, एसएससी वगैरह वाला देखिए ना, कोडिंग डिकोडिंग, उसमें बहुत सारे पूछते हैं और इससे हार्ड ही पूछते हैं वो, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि आपका जो है यहाँ मैथ्स वगैरह का जो है बहुत ईजिली जो है आंसर वो कर सकते हैं आप। देखिए एक भी क्वेश्चन जो है मेरा मैथ्स का गलत नहीं है, ठीक है। एक भी सवाल जो है मेरा मैथ्स का जो है इस पर्टिकुलर ईयर गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। और 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आप समझ रहे हैं कि 11 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो मतलब 22 नंबर हम मुझे ईजिली मिल गए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का है, सीरीज सिस्टम का है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें पहले 5 जोड़ा गया है ना, 3 से 8 हो गया है, फिर क्या है, फिर 10 जोड़ा गया है, 8 से 18 हो गया है, फिर कितना किया है, फिर 20 किया है। तो अब कितना जोड़ेंगे, x जो है क्या होगा, ठीक है। तो x क्या होगा, ये हमारे किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अब देखिए कि 5 से 10 बढ़ाया है और 10 से 20 बढ़ाया, मतलब हर बार डबल कर दिया है। 5 टू ज़ा 10, ठीक है ना, 10 टू ज़ा 20, तो 20 टू ज़ा 40, मतलब अगली बार हम जब जोड़ेंगे तो इसमें 40 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 40 और 38 कितना हो जाएगा 78। 78 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए, फर्स्ट ऑप्शन है ना। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम डीआई का जो है सवाल आता है इसमें, ठीक है ना। चलिए इसमें डीआई में क्या होता है कि आपको रेशियो आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और क्या आना चाहिए, परसेंटेज। ये 2 चीज़ आ रहा है ना आपको अच्छे से, तो एक भी सवाल आपका जो है डीआई का नहीं छूटेगा और सारा का सारा सवाल जो है सही होगा, बस आप उस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। तो हम चलिए क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताते हैं। फिर देखिए क्या है कि इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, पहले ये देखिए कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है ना। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसकी परसेंटेज दिखा रहे हैं, ठीक है। ये टोटल जो है कितना होगा, टोटल 100% होगा, ठीक है ना, आपको पता है। चलिए उसके बाद क्या होगा, एज्यूमिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 12 लाख, ठीक है ना। 12 लाख लोग हैं टोटल, ठीक है ना। कितने हैं, 12 लाख, ठीक है। अब आपको इसी के बेसिस पर जो है आंसर जो है करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट सी, जावा एंड कोबल, ठीक है ना, इज कितना है, मतलब जिन जिन व्यक्तियों के पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, जावा और कोबल, ठीक है ना, इनके जो है कितने नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसमें से कितने व्यक्ति हैं जो ये 3 तरह के जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों का परसेंटेज देखिए 25%, 12% और 15%, टोटल कर लीजिए पहले 25, 12 और 15, ठीक है ना। टोटल 52% हो गया, ठीक है। अब 52% है कितना का, 12 लाख का, ठीक है ना। तो 12 लाख का 52% निकाल लीजिए आप, 12 लाख का 52%, 52/100, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर नंबर का क्या है, अगर 52% निकालना है तो उसके नीचे जो है 100 लगाते हैं, ठीक है ना। इसको काट दीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, सिंपल रूल, ये 3 0 है तो इस 3 0 को आप हटा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर लीजिए, 12 2 जा, पहले इधर वाले में करिए, 12 2 जा 24 मतलब 4, ठीक है ना। उसके बाद 12 5 जा 60 और ये वाला 2 उसमें जोड़ेंगे तो 62, ठीक है। आप देखिए कौन सा जो आपका नंबर है वो मैच होता है, ये डी नंबर, मतलब सॉरी चौथा ऑप्शन जो है वो आपका मैच हो रहा है। उसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव नॉलेज अबाउट सी लैंग्वेज, ठीक है ना। अब खाली सी का पूछ रहा है, सी का परसेंटेज कितना है 25, ठीक है। तो सेम चीज़ करना है कि 12 लाख का 25% निकाल देना है आपको, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 12 से 25 में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और उसमें 3 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24 और 6 30 और ये फिर 3 0 इधर का बचा हुआ है, तो कितना होगा 3 लाख। 3 लाख वाला ऑप्शन ये है 2, ठीक है। तो ये आप समझ गए, बहुत ही मिनिमम आपको बहुत कम जो है उसमें बहुत सिंपली जो है आपको समझा रहा हूँ, बहुत कम जो है लिख कर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका ठीक ठाक जो है समय जाएगा ये ऑपरेशंस करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में, ठीक है ना। तो अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है,
द रेशियो, देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट सी टू द नॉलेज ऑफ जावा इज, ठीक है ना। आपको किस किस का निकालना है ये ध्यान रखिए, किस से किस तक निकालने के लिए कह रहा है, टू, ठीक है ना, उल्टा नहीं कर दीजिएगा आप, ठीक है। टू किससे, सी से, सी टू जावा, ठीक है ना, मतलब सी ऊपर रखना है और जावा नीचे रखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए सबसे पहली बात इसमें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट सी टू दैट ऑफ जावा, ठीक है ना। तो सी में कितने लोग हैं, तो अगर आप देखिए यूजुअली क्या होता है कि हम सीधा सीधा परसेंटेज डाल के जो है इसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे हम कि अगर 25% जो है हम 12 लाख का निकालेंगे, 25/100 इंटू 12 लाख, ठीक है। और फिर क्या है, जावा का कितना है 15%, 15/100 इंटू 12,000, ठीक है। ये 12,000 से ये 12 लाख से 12 लाख कट गया, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 5 से 3 जा, 5 से 5 जा, ठीक है ना। टोटल कितना आएगा 5:3। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, सीधा परसेंटेज रख के ना वो कर देते, ठीक है ना, मतलब 25/15, 3 जा 5 जा, ठीक है ना, 5:3, ये भी हमारा आंसर हो जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपसे जो है उसके परसेंटेज का रेशियो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि ये इसके परसेंटेज से मतलब कितना ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं पूछ रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल पूछने में क्या है कि आपको अलग अलग ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5:3 वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन, लिस्प एंड जावा, ठीक है। पाइथन कितना है, कहाँ गया, हाँ पाइथन 10% है, लिस्प कितना है 10% है, और फिर जावा कितना है 15%, सॉरी 15%, ये टोटल कितना हो गया 35%, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट, तो सीधा सीधा आपको देखिए कि 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, आप उसका टोटल कर लिए हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए सीधा सीधा, ठीक है ना। तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 11 3 जा 33, कितना बच गया 2, तो 2 0 20, 3 6 जा 18, फिर से 2, फिर कितना 6, ठीक है ना। अब मान के चलिए इसको जो है राउंड फिगर करके 11.6 कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर इससे करीबी आपका जो है ऑप्शन ये है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ सी, ठीक है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है, आप देखिए स्पेसिफिक होकर पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ पीपल जो है सी का जो है वो है, ठीक है ना, जिनके पास सी का नॉलेज है और कोबल प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, ठीक है ना, उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले सी का निकाल लीजिए, फिर सी का कितना है 25%, 25/100 इंटू 12 लाख, ठीक है। 25 से 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब ये 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। और ये कितना हो जाएगा कोबल का, देखिए कोबल का 12% है, तो 12/100 इंटू 12 लाख। अब देखिए इससे काट दीजिए, 2 0 कट जाएगा, 3 0 आप इधर रख लीजिए, और 12 12 जा 144 होता है, ठीक है ना। आप माइनस कर लीजिए, फिर इन दोनों में से माइनस कर लीजिए, और ये 156,000, ठीक है ना, ये होगा। आप घटा लीजिए, आप घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 156,660, ठीक है ना, सॉरी 156,000, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमने जो है इसके जो है टोटल जो है 11 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, 11 क्वेश्चंस किए हैं। और अगर 11 क्वेश्चंस जो है आपके मैथ से आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 7 क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग से आता है हर साल, ठीक है। उसमें से जो है 5 जो है आपका डीआई रहता है, ठीक है, कन्फर्म हर साल। अगर डीआई इस तरह से अगर आपको 10 नंबर देकर जा रहा है और बाकी के 2 या 3 या जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं रीजनिंग के, ठीक है ना। तो अगर वो नंबर्स भी आपको अगर ठीक ठाक जो है मार्क्स देकर जा रहे हैं तो ईजिली आप 150 क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। और हिस्ट्री में 150 एकदम सेफ स्कोर होता है,
50, 52 या 54 स्कोर कर रहे हैं आप 300 में से, तो यूजीसी नेट के लिए जो है ये सेफ स्कोर होता है, ठीक है ना। जेआरएफ के लिए अगर आपको चाहिए तो जेआरएफ 180 प्लस लाइए, जेआरएफ इतना में हो जाएगा। 190 के आसपास रहता है तो जेआरएफ ईजिली हो जाता है, ठीक है ना। सेफ स्कोर जो है 190 जेआरएफ के लिए है हिस्ट्री में, ठीक है, अभी के लिए। अब हमें नहीं पता कि आगे सिचुएशन कैसी रहेगी, पर जो इसका लेवल होता है एग्ज़ाम का, वो उसमें आप 50% अगर आप स्कोर कर गए हैं तो ईजिली आपका नेट क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है ना। और अगर 50% जो है आप स्कोर कर रहे हैं, उसमें अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अगर 20 नंबर देकर जाता है 300 में से, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह जो है मैं ये तो 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसका मैथ्स रीजनिंग पहले, ठीक है। और ये जो है इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पेपर 1 का, ठीक है। और पेपर 1 में भी जो है आप जो है मैथ्स वगैरह का देख लेंगे, ठीक है। लेक्चर 1 करके लेक्चर 2 करके जो है, और उसमें मैं डाल दूंगा लेक्चर 1 और मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। और इसमें अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं उसको भी मैं करवाऊंगा धीरे धीरे। पहले ये है कि हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो सेकंड वाला पेपर है हिस्ट्री का, उसको भी साथ साथ हम लेके चलें, ठीक है। और उसमें जो है मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एकदम एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो है लेक्चर्स लेकर आऊँ, जिसमें से सवाल आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं जहाँ से, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 40 दिन 45 दिन बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है अगर हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपने पहले से हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अगर आपने अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं कर रखा है, अगर आपने बस वैसे ही ग्रेजुएशन जो है एटलीस्ट कम से कम वैसे ही किया है, तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स अच्छे से कर रखा है अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, आप आराम से नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे बैकग्राउंड से हैं कि आपका बैकग्राउंड सही नहीं रहा है, तो आपके लिए अभी थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत करिए और लगे रहिए मेरे साथ। मैं आपका जो है श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप बने रहें तो आपका जो है यूजीसी नेट जो है ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू कि आप कितना जो है एफर्ट डालते हैं, खुद से आप अगर एफर्ट डालेंगे, क्योंकि मैं आपका पेपर सॉल्व करने तो जाऊंगा नहीं, पेपर आपको सॉल्व करना है, दिमाग एग्जाम में आपको दौड़ाना है, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर जो है इसी तरह लेकर डिस्कस कर दूंगा आपसे, और जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं पेपर 1 के वो डिस्कस कर दूंगा आपसे कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च क्या होता है, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है और उसके पर्टिकुलर हर एक स्टेप को जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए जो है आप बने रहिए चैनल पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जो है इस तरह के वीडियोज़ जो है आपको मिलेंगे, और आज के लिए जो है रहने देते हैं। और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए जो है स्पेशली जो है डेडिकेटेड जो है टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी अपने सवाल जो है डाल सकते हैं, ठीक है। और बने रहिए। और जो भी क्लासेस होती है, ये तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन था, अगर क्लासेस होती है तो क्लासेस का सबका जो है PDF आपको वहीं पर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।